फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स आज कोटेशंस इन द राइटिंग्स ऑफ मिल्टन। फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग स्पेशली विलियम शेक्सपियर पर संबंधित जितने भी ड्रामाज थे, बारी बारी से सारे ड्रामाज के जो कोटेशंस हैं उनको हम लोग देख चुके हैं। दो वीडियो में अब मिल्टन के जितने भी कोट्स हैं, उनके राइटिंग्स में जितने कोट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश किया जाएगा आज के वीडियो में, और एक वीडियो और आएगा। दो वीडियो में हम फुल्ली जॉन मिल्टन के कोट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित कुछ कोट्स हैं और एक वीडियो में जॉन गाल्सवर्दी से संबंधित कोट्स को कंप्लीट किया जाएगा। आज आपके समक्ष कोटेशंस इन द राइटिंग्स ऑफ मिल्टन, मिल्टन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसमें कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर कोमोस की बात करते हैं, एलिसिडस की बात करते हैं, पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, उनको आज देखेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ऑल इज इफ़ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो एज इवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आइज। कह रहा है कि ऑल इज यानी सब कुछ है। क्या है? सब कुछ है। इफ़ आई हैव ग्रेस टू मतलब मुझे कृपा हो जाए ऐसे प्रयोग करने के लिए, ऐसे प्रयोग करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हम मेरे जो महान टास्क मास्टर हैं या टास्क मास्टर की जो आँखों में है हमेशा, वैसे मुझे कृपा मिल जाए ऐसे प्रयोग करने के लिए। ये लाइन जो है फ्रेंड्स आपको बता दें, सोनेट नंबर 7 है। ऑन बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, एक सोनेट है, उसमें से यह लाइन लिया गया है कि सब कुछ है अगर मुझे इस तरह का प्रयोग करने के लिए कृपा प्रदान की जाए जिस प्रकार से मेरे टास्क मास्टर की आँखों में हमेशा के लिए होती है। नंबर 2 की बात करते हैं कि सच स्वीट कंपल्सन डथ इन म्यूजिक लाइज। कह रहा है कि इस तरह की मधुर जो मजबूरी होती है वो किस में होती है? संगीत में होती है। ये आर्काडियस जो मास्क है फ्रेंड्स 1632 में लिखा गया था, फाइनली 1645 में पब्लिश होता है। उसकी लाइन है सच स्वीट कंपल्सन डथ इन म्यूजिक लाइज। नंबर नेक्स्ट है कि एबव द स्मोक एंड स्टीर ऑफ द डीम स्पॉट, यानी कह रहा है एबव द स्मोक यानी धुआं जो होता है ना, धुआं, और स्टीर ऑफ द डीम स्पॉट। डीम स्पॉट का मतलब होता है जो धुंधले स्थान के ऊपर, ठीक है, और धुएं के ऊपर, विच मेन कॉल्स अर्थ, जिसे लोग पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। ये लाइन जो है कोमो से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है। एबव द स्मोक एंड स्टीर ऑफ द डीम स्पॉट विच मेन कॉल अर्थ, ये लाइन लिया गया है कोमो से, जो 1637 में पब्लिश होता है, लिखा गया था 1634 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि एन ओल्ड एंड हार्टी नेशन प्राउड इन आर्म्स। कह रहा है कि एन ओल्ड अर्थात एक पुराना और अभिमानी राष्ट्र, ठीक है। प्राउड इन आर्म्स मतलब जो अपने आर्म्स मतलब हथियारों पे गर्व करता है। एक पुराना और जिद्दी अभिमानी देश जो अपने हथियारों पर घमंड करता है। यह लाइन भी कोमो से लिया गया है, ठीक है। 1637 से है, 1634 में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट, कॉलिंग शेप्स एंड बिकॉइंग शैडोज टायर एंड एयरी टंग्स दैट स्लेबल्स मैंस नेम्स ऑन सैंड्स एंड शोर्स एंड डिजर्ट्स वाइल्डरनेस। ये भी कोमो से लाइन लिया गया है। कह रहे हैं कि आकृतियों को बुलाना, ठीक है, आकृतियों को यानी कॉलिंग शेप्स एंड बिकॉनिंग शैडोज अर्थात जो छायाएँ हैं, जो छायाओं को बुलाना, ठीक है, और जो एयरी टंग्स है, जो हवादार जीव है, दैट सिलेबल मीन्स नेम, और कह रहा है जो रेत और तटों को रेगिस्तानी जंगल पर पुरुषों के नाम का उच्चारण करती है। सिलेबल्स मीन्स नेम ऑन सैंड्स यानी रेतों पर, एंड शोर बने समुद्र किनारे, एंड डिजर्ट बने रेगिस्तानों में क्या करते हैं, उनके नामों का जिक्र करती है। ये लाइन भी कोमो से ही लिया गया है। नंबर नेक्स्ट है कि टिस चैटिटी माई ब्रदर चैस्टिटी, A sea that has that is clad in complete steel। नंबर 6 है कि यह जो चेस्टिटी है, शुद्धता है, मेरे भाई शुद्धता। कह रहे हैं कि सी दैट हैज़ दैट अर्थात जिसके पास यह है, इज क्लैड इज कंप्लीट स्टील, और पूरी तरह से स्टील में लिपटी हुई है। किसमें क्लैड माने होता है ढकना, किससे ढकी हुई है? स्टील से ढकी हुई है। जिसके पास है क्या? वो पवित्रता, ठीक है, शुद्धता, वो कोमो से लिया गया है।
वर्चू में बी असाइल्ड बट नेवर हर्ट। वर्चू कह रहा है जो सद्गुण होता है, मे बी असाइल्ड यानी उस पर आक्रमण हो सकता है। मे बी असाइल्ड, मे बी मैंने संभवता यानी संभावना है, असाइल्ड मैंने होता है आक्रमण होना, यानी कहना है कि वर्चू में बी असाइल्ड यानी जो सद्गुण होते हैं, वर्चू होते हैं, गुड क्वालिटीज़ होते हैं, उन पर अटैक हो सकता है, बट नेवर हर्ट, लेकिन वो कभी चोटिल नहीं हो सकता। सरप्राइज्ड बाय अनजस्ट फोर्स, और अन्यायपूर्ण जो बल हैं वह आश्चर्यचकित हो सकते हैं, बट नॉट इंथ्राल्ड, लेकिन वह इंथ्राल्ड मंत्रमुग्ध नहीं हो सकते। ऐसा भी लाइन कॉमर्स से लिया गया है, ठीक है, इसको भी स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। वर्चू में बी साइल्ड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वीट बर्ड दैट सी सनेस्ट द नॉइज ऑफ फॉली, मोस्ट म्यूजिकल मोस्ट मिलंकली। अल्पेंसरेसो की लाइन है, 1645 में पब्लिश होता है और इसका कंपनियन बुक एलेग्रो है। तो कह रहे हैं कि स्वीट बर्ड यानी प्यारी चिड़िया, दैट सी सनेस्ट द नॉइज ऑफ, जो मूर्खता के शोर से क्या करती है, सन्नेट में डर जाती है, मूर्खता के नॉइज से क्या करती है, डर जाती है। और कह रहा है कि मोस्ट म्यूजिकल, सबसे संगीतमय, और मोस्ट मिलंकली मैंने सबसे दुखमय, यानी एक होता है संगीतमय, एक होता है दुखमय। कह रहे हैं अल्पेंसरेसो की लाइन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नंबर 9 की बात करते हैं, हाइड मी फ्रॉम डेज गेरिस आइज, यानी मुझे दिन की चमकीली आँखों से, दिन की चमकीली आँखों से मुझे छिपा लो, मुझे छिपा लो, दिन के चमकीली आँखों से मुझे छिपा लो। अल्पेंसरेसो की लाइन है, यह भी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। राइट अगेंस्ट द स्टर्न गेट, राइट अगेंस्ट the stern gate where the great sun begins his state। एलेग्रो की लाइन है, आपको बता दें, कह रहा है कि जो पूर्वी द्वार के ठीक सामने, राइट अगेंस्ट माने द ईस्टर्न गेट यानी पूर्वी गेट के ठीक सामने, वेयर माने जहाँ महान सूर्य ग्रेट सन अपनी क्या करता है, स्टेट माने साम्राज्य को शुरू करता है, अपनी साम्राज्य को शुरू करता है। एलेग्रो की लाइन है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि अल्पेंसरेसो और एलेग्रो जो है लगभग 1641 के अराउंड लिखा गया है, जो 1631 के अराउंड लिखा गया है, जबकि 1645 के आसपास में पब्लिश होता है। तो अगर आप एलेग्रो की बात करते हैं तो इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस लाइन को याद रखिएगा, जहाँ पर जो महान सूर्य है वो अपनी विरासत को शुरू करता है, अपने स्टेट माने साम्राज्य को शुरू करता है, क्या, पूर्वी गेट के ठीक सामने, समझ रहे हैं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, 11 नंबर की बात कर लेते हैं कि मीडोज ट्रेम विथ डेजी पाइड, अर्थात यहाँ पर देखिएगा जो घास के मैदान है ना, घास के मीडोज माने जो घास के मैदान है वो काटे जा रहे हैं, ट्रिम किए जा रहे हैं, छटनी किया जा रहा है, उन्हें सजाया जा रहा है, किससे, डेजी पाइड से, डेजी पाइड से उन्हें क्यों सजाया जाता है, जैसे होता है ना पेड़ों को काट काट करके एक आकार दिया जाता है और सुंदर लगे। तो एलेग्रो की लाइन है 1645, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड वार्बल हिज नेटिव ओट्स नोट्स वाइल्ड। ये देखिए, ये लाइन आपको दो जगह देखने को मिलेगा, एक जगह तो एलेग्रो में आपको दिखाई देगा और एक मिल्टन का एक वर्क आया था ऑन शेक्सपियर जो 1630 में पब्लिश होता है, लास्ट एग्जाम में पूछा भी गया था ऑन शेक्सपियर, उसमें भी एक लाइन मौजूद है कि आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि जो हमारा सबसे स्वीटेस्ट शेक्सपियर जो है उनके जो फैंसी चाइल्ड है, ठीक है, प्यारे बच्चे हैं, वो कह रहा है कि वार्बल हिज नोट्स, वार्बल मैंने होता है गाएं अपने नेटिव वुड नोट्स को, यानी अपने गीतों को गाएं, किस तरह से, जंगली होकर गाएं, ठीक है, एलेग्रो में बोला गया है, साथ ही साथ ऑन शेक्सपियर बाय मिल्टन में भी ये लाइन बोला गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, दोनों एलेग्रो और जॉन मिल्टन, सॉरी एलेग्रो और ऑन शेक्सपियर दोनों में लाइन बोला गया है मिल्टन के द्वारा। नंबर 13 की बात करते हैं, लेटस विथ अ ग्लैंडसम माइंड Praise the Lord, for He is kind, for His mercies endure, for faithful ever sure. Let us with a gladsome mind, इसको ध्यान में रखिएगा, कह रहे हैं कि let us with a gladsome mind, यानी आइए हम प्रसन्न मन से क्या करें, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति करें, उनकी प्रशंसा करें, फॉर माने क्योंकि ही इज़ काइंड, क्योंकि वो बड़ी दयालु हैं, ठीक है, फॉर हीज मर्सीज एंड्योर, क्यों, क्योंकि उनकी दया हमेशा बनी रहती है, ईवर फैथफुल, और हमेशा वफादार और हमेशा सुनिश्चित निश्चित, इस तरह की लाइन है फ्रेंड्स। ये जो लाइन बोला गया आपको बता दें, लेटस विथ ए ग्लैंडसम माइंड जो है एक पैराफ्रेज है, जो पैराफ्रेज ऑफ सॉम 136 से लाइन लिया गया है बुक ऑफ कॉमन प्रेयर
ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसको यहाँ से लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, पैराफ्रेज ऑफ सॉम 136 बुक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से लाइन है कि आइए हम लोग मिलजुल करके क्या करें, उस खुशी मन से उस ईश्वर की आराधना करें जो बहुत ही दयालु है, जिसकी दया हमारे पर बरसती रहती है, बहुत ही वफादार और बहुत ही सुनिश्चित। ऐसी लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। सॉम 136। नेक्स्ट है कि फेम इज़ नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल। लेसिडस है जो एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखा गया, एलिजी है, मोनोडी है, 1638 लिखा है, लेकिन हमें लग रहा है कि 1637 में ही क्या बोलते हैं लिखा भी गया था और पब्लिश भी हो जाता है 1637 में। कह रहे हैं कि जो प्रसिद्धि है ना, कोई पौधा नहीं है, प्रसिद्धि जो है कोई पौधा नहीं है, दैट ग्रोज आर मॉर्टल सॉइल, जो नश्वर जो धरती पर उगता है, जो नश्वर ज़मीन पर उगता है, ऐसा कोई पौधा नहीं है प्रसिद्धि। ऐसा फेम के बारे में बोला गया है लेसिडस में बाय जॉन मिल्टन। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं कि लुक होमवर्ड एंजल नाउ एंड मेल्ट विथ रूथ। कह रहा है कि अब घर की ओर देखो, किधर देखो, अब घर की ओर देखो। और क्या कह रहा है कि एंड मेल्ट विथ रूथ, और मेल्ट मैंने पिघल जाना, और किसके साथ पिघल जाओ, रूथ के साथ पिघल जाओ। लेसिडस के द्वारा बोला गया है, सॉरी लेसिडस में लाइन बोला गया है, 1637 कर लेंगे बाय मिल्टन। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर्स फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल स्टोन्स। ऑन शेक्सपियर में ही बोला गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा 1630 में पब्लिश होता है, ठीक है। और फाइनली जो 1632 में जो सेकेंड फोलियो आता है विलियम शेक्सपियर के वर्क्स का, तो उसमें भी ऑन शेक्सपियर पब्लिश होता है, इसलिए 1632 में लिखा है। और एक 1630 में किसी पत्रिका में छपा था, इसलिए 1630, लेकिन फाइनली पूछा गया था कि पहली बार का पब्लिश हुआ था तो वह 1630 में था। चलिए देख लेते हैं नंबर 16 की व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर। कह रहा है कि मेरे शेक्सपियर को अपनी सम्मानित हड्डियों के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट नीड्स, क्या आवश्यकता है सम्मानित हड्डियों के लिए। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल स्टोन्स। कह रहा है कि ढेर किए गए पत्थरों में एक युग का जो श्रम है, ठीक है, लेबर है, यानी जो इकट्ठा किए गए जो स्टोन है ना, एक युग है उसमें श्रम का, ऐसा बोला गया है ऑन शेक्सपियर 1630 में। इसको ध्यान में रखिएगा बाय मिल्टन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट है कि 7 नहीं है, 17 होगा। क्या होगा, 17 होगा। दिस इज़ द मंथ एंड दिस इज़ द हैप्पी मॉर्न। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यह महीना है और खुशनुमा सुबह है, ठीक है, यह एक महीना है और एक खुशनुमा सुबह है। वेयर इन द सन ऑफ हेवेंस इटर्नल किंग। और जहाँ क्या कह रहा है, जिसमें स्वर्ग के जो शाश्वत राजा का जो पुत्र है ना, वो दिखाई दे रहा है, यानी वेयर इन द सन ऑफ हेवेंस इटर्नल किंग। जो इटर्नल माने शाश्वत, जो नश्वर जो किंग है उसका जो बेटा है, ठीक है, वो है मौजूद। तो इस तरह की लाइन है इसमें। ये लिखा गया है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये भी 1645 में पब्लिश होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि ये लिखा गया था 1629 में, ठीक है, 1629 में एक ओड था। टाइम विल रन बैक एंड फेच द एज ऑफ गोल्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो है इससे ये भी लाइन लिया गया है। लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि टाइम विल रन बैक, अर्थात समय पीछे की ओर भागेगा, समय पीछे की ओर भागेगा, एंड फेच द एज ऑफ गोल्ड। और जो और क्या कह रहे हैं कि जो सोने का एज है ना, गोल्ड का जो एज है, वह क्या कह रहा है कि जो सोने का, गोल्ड माने सोने का जो उम्र है, वो फेच माने होता है लाएगा, ठीक है, लाएगा, ऐसा लाइन बोला गया है कि ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट लाइन है कि न्यू प्रेस्बाइटर इज बच ओल्ड प्रिस्ट राइट लॉर्ड्स। यह लाइन जो है ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कॉन्सियंस अंडर द लॉन्ग पार्लियामेंट, 1646 में ये लाइन लिखा गया था। न्यू प्रेस्बाइटर इज बट ओल्ड प्रिस्ट राइट लॉर्ड्स, अर्थात कह रहा है कि नया जो प्रेस्बाइटर है, ठीक है, प्रेस्बाइटर है, वो केवल पुराने पुजारी का ही बड़ा रूप है। जो पुराने अर्थात जो ओल्ड प्रिस्ट का एक नया रूप कह सकते हैं, ये कौन है, वो प्रेस्बाइटर है। कुछ इस तरह की लाइन है 1646 में देखने को मिलता है बाय जॉन मिल्टन। नंबर नेक्स्ट है कि फ्लाई इन अ वियर्स टाइम till thou run out thy race, call on the lazy leaden stepping hours।
यानी कह रहा है कि फ्लाई माने उड़ाओ, एनवियस टाइम माने ईर्ष्यालु समय को क्या करो, ईर्ष्यालु समय को उड़ाओ। और कब तक, तब तक उड़ाओ जब तक कि रन आउट दाई रेस, तब तक उड़ाओ जब तक तुम अपनी दौड़ से बाहर ना निकल जाओ। यानी अपनी दौड़ से, टिल द रन आउट दाई रेस, यानी अपने किससे, अपने रेस से बाहर ना निकल जाओ, ऐसा बोला गया है। और कह रहा है कि कहाँ से है, कॉल ऑन द लेजी लीड इन स्टेपिंग आवर्स, यानी जो स्टेपिंग आवर्स है, ठीक है, उससे तेज़ी से आगे निकल जाओ। ये लाइन जो लिया गया है वो स्पेशली ऑन टाइम जो 1645 में आता है उससे यह लाइन है कि उस ईर्ष्यालु समय को तब तक उड़ाओ जब तक कि तुम्हारा जो दौड़ है उस दौड़ से बाहर ना निकल जाओ। देखिएगा इम्पॉर्टेंट लाइन है ये ऐसे लाइन मोटिवेशन का काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A rhyme being but the invention of a barbarous age to set off wretched matter and lame meter। अब पैराडाइज लास्ट की बात करते हैं। बुक फर्स्ट जो 1667 में पब्लिश होता है लगभग 12 किताबों के साथ, उसकी हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि राइम बीइंग, राइम समझ रहे हैं ना, तुकबंदी होता है, किसी पोएम का जो राइमिंग होता है वो तुकबंदी कहते हैं। कह रहे हैं कि बट द इन्वेंशन ऑफ बार्बरस एज, बार्बरस माने असभ्य जो युग का जो आविष्कार है, यानी लेकिन कह रहा है कि इसका जो बर्बर या असभ्य युग का आविष्कार है। आगे कह रहा है टू सेट ऑफ रेस्ट मैटर एंड ले मीटर, और कह रहा है कि जो दयनीय पदार्थ और लंगड़े मीटर को सेट करता है। कह रहा है कि जो लेम मीटर है यानी लंगड़े मीटर को क्या करता है, सेट करता है, और जो दयनीय मैटर है, समझ रहे हैं ना, उस चीज़ को क्या करता है, ये सेट करता है। ये लाइन जो है लिया गया है पैराडाइज लास्ट से, बुक फर्स्ट, ठीक है, बुक फर्स्ट से लिया गया है। एक चीज़ और ऐड हुआ है कि द बर्स प्रीफेस एडेड 1668, तो कह रहा है कि 1668 में या प्रीफेस में ऐड हुआ था यह लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द इन्फर्नल सरपेंट ही इट वाज हुज गाइल स्टीड अप विथ इनवी एंड रिवेंज डिसीव्ड द मदर ऑफ मैनकाइंड। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। द इन्फर्नल, इन्फर्नल का मतलब होता है यहाँ राक्षसी, वही राक्षसी सर्प है, सांप है। ही इट वाज, वह वही था। हुज माने जिसकी, गाइल स्टीड अप यानी चालाकी ने, क्या चालाकी ने, ईर्ष्या, ईर्ष्या और बदला की भावना से क्या किया था, पूरे मानव जाति को क्या किया था, धोखा दिया था। समझिएगा बात को फिर से, यानी वही राक्षसी सर्प है जो वह था जिसने चालाकी और ईर्ष्या और बदले की भावना से पूरे मानव जाति को क्या किया था, धोखा दिया था। ये पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट से लिया गया लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको देखने को मिला होगा ज़रूर। कह रहा है कि क्या हो गया जब एक एरिया खो दिया गया। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ गायब नहीं हुआ है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि द अनकॉन्करेबल एज, अजीय इच्छा शक्ति, यह भी नहीं खत्म हुआ है, ठीक है। द स्टडी ऑफ रिवेंज, यानी सीखने की जो स्टडी करने का जो बदला है वो। इमॉर्टल हेट, यानी अमर जो नफरत है। एंड करेज नेवर बी सबमिट अरेड, और एक ऐसा साहस जो कभी झुक नहीं सकता। यह जो लाइन है सैटन के द्वारा बोला गया है पैराडाइज लास्ट में बुक फर्स्ट, इसके द्वारा सैटन के द्वारा बोला गया। स्टार लगा सकते हैं ऐसे लाइन को। नेक्स्ट है कि व्हाट री इन्फोर्समेंट वी में गेन फ्रॉम होप, इफ़ नॉट व्हाट रिजोल्यूशन फ्रॉम डिस्पेयर। ये भी पैराडाइज लास्ट से लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कि कह रहा है, हाँ, कह रहा है कि फ्रॉम होप, आशा से, वी में गेन, हम क्या पा सकते हैं। व्हाट री इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट मतलब होता है मजबूती, यानी कह रहा है कि आशा से हमें क्या मजबूती मिल सकती है। इफ़ नॉट, यदि नहीं मिल सकती है तो व्हाट रिजोल्यूशन फ्रॉम डिस्पेयर, तो निराशा से क्या सावधान होना, क्या दृढ़ संकल्पित होना, ठीक है। अगर आशा से हमें कुछ शक्ति नहीं मिल सकती है तो निराशा से क्यों डरना, ठीक है। ये पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है, ठीक है, बुक फर्स्ट 1667, डन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इम्पेरियल इंसाइंस which full high advanced shone like a meter streaming to the wind। अब कह रहा है कि नंबर 25 कि जो द इम्पेरियल इंसाइन कह सकते हैं। इम्पेरियल इंसाइन का मतलब ध्वज होता है, ध्वज समझ रहे हैं ना, जो तिरंगा अपने वहाँ बोलते हैं, झंडा बोलते हैं। वो इम्पीरियल माने होता है शाही जो ध्वज है, जो पूरी तरीके से फुल हाई एडवांस्ड माने ऊंचा है,
जो पूरी तरीके से जो इम्पीरियल ध्वज है वो पूरी तरीके से ऊंचा है। सोन लाइक ए मीटियोर, और किस तरह दिख रहा है, किस तरह से तो कह रहा है कि हवा में भाप बनकर उड़ती अलका की तरह दिखा, यानी किसकी तरह से, मेट्योर माने अलका, उल्का पिंड की तरह कह सकते हैं, ठीक है। उल्का, अलका नहीं बोलेंगे, उल्का पिंड की तरह दिखा। स्टीमिंग द टू द विंड, अर्थात हवा में भाप बनकर उड़ते हुए उल्का की तरह दिखा। क्या, वह इम्पीरियल जो इंसाइन है, जो शाही ध्वज है, जो सबसे ऊंचा था, वह इस तरह से दिखाई दिया। यहाँ ध्वज की बात किया जा रहा है, जो उल्का पिंड की तरह दिखाई दे रहा है हवा में लहराते हुए, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट, बुक फर्स्ट। लेट नॉट एडमायर दैट रिचेस ग्रो इन हेल, दैट सॉइल में डिजर्व द प्रीसियस बैन। पैराडाइज लॉस्ट, बुक फर्स्ट। लेट नॉट एडमायर का मतलब है कि हमें अभिनय प्रशंसा नहीं करनी होगी, हमें इस बात की प्रशंसा न करें कि जो धन है, रिचेस माने यहाँ धन से मतलब है जो धन है कहाँ बढ़ता है, नरक से बढ़ता है, नरक में बढ़ता है। दैट सॉइल में, वो जो मिट्टी है वहाँ की डिजर्व करती है, ठीक है, क्या, द प्रीसियस बैन, प्रीसियस माने कीमती, जो अभिशाप का हकदार हो सकती है। सॉइल में डिजर्व दिस प्रीसियस बैन, यानी यह जो वहाँ की जो मिट्टी है ना, वो एक कीमती अभिशाप का हकदार बन सकती है, ठीक है। इसके लिए हमें प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि नरक में क्या होता है, जो धन है वो बढ़ता है। पैराडाइज लास्ट से लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हाई ऑन अ थ्रोन ऑफ रॉयल स्टेट विच फॉर आउटसोन द वेल्थ ऑफ ओरमुज एंड ऑफ इंड। कह रहा है कि ये ध्यान रखिएगा, इसमें आया है ओरमुज एंड ऑफ इंड, ऑफ ओरमुज एंड ऑफ इंड, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि जो हाई ऑन अ थ्रोन ऑफ रॉयल स्टेट, यानी रॉयल स्टेट में जो शाही साम्राज्य का जो सबसे ऊंचा जो थ्रोन है, सिंहासन है, ठीक है, सिंहासन पर, कह रहा है कि विच फॉर आउटसोन द वेल्थ, जो आर्मुज और इंड को धन के पीछे छोड़ देता है, यानी आउटसोन द वेल्थ, यानी आर्मुज और इंड के धन को पीछे छोड़ देते हैं जो रॉयल स्टेट होते हैं। ये लाइन जो है पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है, बुक सेकेंड की यहाँ बात कर रहा है, ठीक है, डन। बेलियाल इन एक्ट मोर ग्रेसफुल एंड ह्यूमन, अ fairer person lost not heaven, he seemed for dignity, composed and high exploit, paradise lost, book second.